नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर में। क्या आपने कभी सोचा है टाटा ग्रुप इतना बड़ा कैसे बना? कैसे एक नाम भारत की पहचान बन गया? और उस नाम के पीछे एक ऐसा इंसान जिसने अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए सपने देखे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रतन टाटा की वो कहानी जिसमें है संघर्ष, जज्बा और ऐसी इंसानियत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप सुने। 28 दिसंबर 1937 मुंबई की सर्दियों की एक शांत सुबह थी। हवा में हल्की ठंडक और सूरज की पहली किरणें शहर को सुनहरी चादर में लपेट रही थी। उसी सुबह टाटा परिवार में एक नए सदस्य का जन्म हुआ, रतन नवल टाटा। नाम जितना सीधा, किस्मत उतनी ही उलझी हुई। किसी को क्या पता था कि ये बच्चा एक दिन भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भरोसे और इंसानियत का प्रतीक बनेगा। लेकिन किस्मत ने उन्हें कम उम्र में ही एक मुश्किल सबक दे दिया। महज 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। माँ पापा के प्यार की जगह दादी नवाजबाई टाटा का साया मिला। बड़े घराने में पैदा होने के बावजूद रतन टाटा ने महसूस किया कि पैसा बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन घर का सुकून नहीं। शायद यही वजह है कि आगे चलकर उनका दिल हमेशा उन लोगों के लिए धड़कता रहा जो अकेले थे, जिनके पास सहारा नहीं था। पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई। वे शांत और गंभीर छात्र थे, लेकिन उनकी असली पढ़ाई किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों में थी। और फिर जवाब खोजते खोजते वे पहुंचे अमेरिका, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ी और वहां की मेहनत, ईमानदारी और खुलेपन की संस्कृति उन्हें गहराई से छू गई। 1962 में पढ़ाई पूरी करके वो वापस लौटे भारत और टाटा समूह में काम शुरू किया, लेकिन ऊंचे दफ्तर में नहीं, बल्कि टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर। गर्म लोहे की गंध, मशीनों का शोर और मजदूरों के साथ घंटों खड़े होकर काम करना। यहीं से उन्होंने सीखा कि अगर नेता बनना है तो अपनी टीम की जिंदगी को समझना होगा। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। नेल्को जैसी डूबती कंपनी को उन्होंने 2% से 20% मार्केट शेयर तक पहुंचा दिया। और फिर आया 1991। जेआरडी टाटा ने समूह की बागडोर उन्हें सौंप दी। तब टाटा समूह बिखरा हुआ था, अलग अलग कंपनियां अलग दिशा में जा रही थीं। रतन टाटा ने सबको जोड़ा, एक पहचान दी, एक विजन दिया, और फिर उनके साहसी फैसलों का दौर शुरू हुआ। 2000 में ब्रिटेन की टेटली टी, 2004 में दक्षिण कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल्स, 2007 में यूरोप की कोरस स्टील और 2008 में ब्रिटेन की शान जगुआर और लैंड रोवर। दुनिया हैरान थी कि एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड खरीद रही है। रतन टाटा ने बस मुस्कुराकर कहा, हम इन ब्रांड्स को उनकी असली पहचान लौटाएंगे। और उन्होंने कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ बिजनेस नहीं, इंसानियत थी। 2008 26/11 का हमला। ताज होटल गोलियों और धमाकों से हिल गया। हमला खत्म हुआ तो रतन टाटा खुद अस्पताल पहुंचे, घायल लोगों से मिले, उनके परिवारों की मदद की, नौकरियां दी, बिना किसी कैमरे के, बिना मीडिया को बुलाए, क्योंकि उनके लिए नेकी का मतलब था चुपचाप करना। और फिर आया एक सपना, टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, ताकि हर भारतीय परिवार के पास अपनी गाड़ी हो। हालांकि मार्केट में नैनो उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन रतन टाटा कहते थे कि ये असफलता नहीं, एक सीख है। 2012 में उन्होंने चेयरमैन पद छोड़ा, लेकिन 2016-17 में विवाद के चलते कुछ समय के लिए वापस आए। उम्र बढ़ चुकी थी, पर उनके भीतर का जोश अब भी वही था। 9 अक्टूबर 2024 वो दिन आ गया जब भारत ने अपना एक सच्चा नेता, एक मार्गदर्शक और एक इंसान खो दिया। देश भर में, यहां तक कि विदेशों में भी लोग उन्हें याद कर रहे थे, क्योंकि रतन टाटा ने हमें सिखाया, असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाए। आज
टाटा समूह का नाम सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सोच है। एक सोच जो कहती है, अगर आपके पास ताकत है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए करो। दोस्तों, रतन टाटा चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा और उनकी इंसानियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उन्होंने हमें सिखाया, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।